कितने भी पॉडकास्ट कर लो पैसे दे दे के वो होल फिल होगा नहीं, है ना। तुम जब छोटे थे कभी बस कंडक्टर बनना चाहते थे खुश रहने के लिए ना, वैसे भी भेड़चाल से दूर ही रहना बेटर है, ठीक है। तो 3 लेवल के इन्फ्लुएंस हैं इसके ऊपर आपके करियर चॉइस के। एक तो है कल्चर का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, सिनेमा जो दिखाया जा रहा है उसका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है। एक आपके आसपास जो चल रहा है उसका इन्फ्लुएंस। कई लोग अपना करियर एक कोपिंग मैकेनिज्म की वजह से बना लेते हैं कि मेरे बाप ने मुझे 12th स्टैंडर्ड में थप्पड़ मार दिया था, मैं इसको दिखाऊंगा कुछ बन के। अब उस कोपिंग मैकेनिज्म के चक्कर में वो गलत डिसीजन ले सकता है। और वैसी बच्चे जैसी हरकत एक अगर 24 साल का बंदा करेगा कि मैं तो फाउंडर ही बनूंगा और अपना ही कंपनी खोलूंगा और कुछ देखेगा नहीं, without considering some of the other factors that should go into the decision about your career, I think that would be very childish. या किताब लिखने लगिए, या ग्राफिक नॉवल लिखिए, या पान की दुकान खोल लीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए वो तो पान की दुकान तो कुछ ना कुछ 4 खोल लीजिए, 2 एम्प्लॉय रख लीजिए, फाउंडर बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू इंटरव्यू सीरीज के नए एपिसोड में, जहां हम आपको मिलवाते हैं एचआर और इंडस्ट्री लीडर से और सीखते हैं करियर और बिजनेस टिप्स। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी, जो कि एक प्लेटफॉर्म है आपकी मदद करने के लिए इन गेटिंग रेडी फॉर जॉब बाय रिज्यूमे राइटिंग, लिंक्डइन मेकओवर एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। आज के एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनकी करियर जर्नी खुद में एक इंस्पिरेशन है। He has worked with brands like Whirlpool, Cadbury, was Chief Marketing Officer for Domino's, President of Dunkin', Managing Director of Compass and CEO of Subway. और अब ये खुद के मल्टीपल बिजनेसेस मैनेज कर रहे हैं, that too dream projects. A resort in Himalayas, a very unique riders cafe in Gurgaon, and also consulting CEOs and businesses through his firm 9Grease. Isn't that amazing? He is also a mentor to many like me, और इन्होंने मुश्किल वक्त में न जाने कितने लोगों को गाइड किया है और बिना किसी एक्सपेक्टेशन की मदद की है। It's really an honor to have him on our show. But before we start, if you have not yet subscribed to our channel, please hit that subscribe button so that we can keep bringing you such valuable guests. और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं गारंटी देता हूं कि आज आपको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। So without any further ado, please join me in welcoming Mr. Dev Amritesh. Thank you so much, sir, for joining. It's pleasure to have you on our show. Thank you so much. It's a pleasure to be here. सर थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए अपनी जर्नी के बारे में बताइए। तो आई एम अ व्हाट यू कॉल टिपिकल प्रोडक्ट ऑफ माय टाइम्स, है ना, कि उस समय आपको इंजीनियरिंग और एमबीए ही करना होता था, ठीक है। तो हमने भी इंजीनियरिंग और एमबीए कर लिया और उसके बाद फिर मल्टीनेशनल कंपनी में आपने काम किया तो आप बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो हमने मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर लिया। फिर उसके बाद होता है कि अगर आप सीनियर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर हम सीनियर भी हो गए एक दो कंपनीज में। फिर होता है कि अगर आपने सीईओ बन गए तो फिर वो बहुत अच्छी बात है, एक दो जगह हम सीईओ भी बन गए। फिर होता है कि अगर आप इंडिया के बाहर तो ग्लोबल कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव नहीं होता, इकोनॉमिक टाइम्स में आते हैं जो, कि वो भी होना जरूरी है, तो वो भी करके देख लिया। और फिर आजकल चल रहा है कि यार फाउंडर नहीं बने तो क्या किया तो वो आजमा के देख रहे हैं। तो यही है इन शॉर्ट हमारी थोड़ी सी जर्नी। सो आपने तो सर बड़ा लाइटली इतनी स्ट्रॉन्ग और ट्रेजेक्टरी और पाथ को बताया है, बट जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आज की डेट में इस ऐसी सक्सेसफुल कॉर्पोरेट जर्नी को वैसे सेलिब्रेट नहीं किया जाता जैसे पहले करते थे, ऐसा क्यों? या फिर नॉट एग्जैक्टली ऐसी कॉर्पोरेट जर्नी आई वुड से, बट कॉर्पोरेट जॉब को वैसे सेलिब्रेट नहीं किया जाता जैसे पहले था। नहीं किया जाता, किसके द्वारा नहीं किया जाता है, यानी लोगों की वैसी डिमांड नहीं होती है, या फिर फाउंडर्स को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं इस कंपैरिजन में अगर हम बोले, और जबकि फाउंडर बनना या बिजनेस करना पहले सेलिब्रेट बिल्कुल नहीं किया जाता। मतलब कल्चर, पॉपुलर कल्चर की बात करो इंस्टाग्राम में, हाँ, इट्स नॉट कूल, क्या ज्यादा दिखता है इंस्टाग्राम में, क्या ज्यादा दिखता है। बिल्कुल सही बात है। आई थिंक 20-30 साल पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर में डे 1 में जॉब लगना एक कैंपस से, या उन दिनों आर्थर एंडरसन में होती थी उसमें जॉब लगना, या मैकेंजी में जॉब लगना, एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी हम लोग के जनरेशन में। लगता है कि जीवन बन गया तुम्हारा, अगर तो, है ना। उसके बाद बेशक जाके साबुन बेचना पड़ता था जुमरी तलैया में,
लेकिन दैट वाज द मोस्ट ग्लैमरस थिंग टू डू, राइट? एंड टुडे आई गेस या आई थिंक लॉट ऑफ यंग पीपल डोंट फाइंड दैट टू बी एस्पिरेशनल, एंड एक अपना खुद का स्टार्टअप बनाना वो ज़्यादा सेक्सी और ज़्यादा कूल माना जाता है। एंड आई थिंक इसका रीज़न परहैप्स ये है कि किसी भी टाइम में ना, किसी भी कल्चर में, किसी भी सोसाइटी में, देश में एक चीज़ चल रही होती है जिसको बोलते हैं ना, ये हवा होती है, ये इस चीज़ की हवा है। उसको अगर तुम एंथ्रोपोलॉजी के लेंस से इन्वेस्टिगेट करो तो उसके लिए एक वर्ड होता है, थोड़ा भारी शब्द है, इसको बोलते हैं ज़ाइटगाइस्ट। तो इट्स बेसिकली a way of saying capturing the mood of a time, a mood of a nation, a mood of a people, right? What's cool that during that Not time? just what's cool, what is, it's much more than cool. Acha. It's a much deeper concept, and that one of its reflections is that if you follow it and if you are shining within that, then you are cool. Okay. That produces things which are cool, that also produces pain, that also produces suffering, that also produces success, that also produces failure, right? In society's eyes, it may not be true for you, right? It may not be the right thing for a person, but Instagram पे अगर दिखना है तो ज़ाइटगाइस्ट कहीं ना कहीं प्ले करता है बहुत। इसको एंथ्रोपोलॉजी में माइथोस यानी मिथ की तरह भी कहा जाता है, द मिथ ऑफ आवर टाइम्स। तो प्रेस्टीज किस चीज से आती है, ये तुम्हारा सवाल है ना। इसके पीछे ये है कि प्रेस्टीज है ना, वर्क समवेयर इज रिलेटेड टू प्रेस्टीज ऑल्सो। अदर्स लुक एट योर वर्क थ्रू अ लेंस ऑफ प्रेस्टीज, यू मे लुक एट योर वर्क थ्रू अ सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, मनी, वेल्थ, satisfaction, sustainability. You may have, you should have many other dimensions to look at the work you do, but दूसरे ना तुम्हारे काम को अक्सर प्रेस्टीज के लेंस से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें क्या समझ में आ रहा है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है और तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे आईएएस ऑफिसर एक टाइम में होता था ना कि बाप रे आईएएस ऑफिसर मने, अभी भी है, अभी है, लेकिन अब कई लोग उसको अलग नजर से देखते हैं, ठीक है। कई लोग उसको, अब डिपेंडिंग ऑन किसके मूड की बात कर रहे हो, शायद कहीं कहीं उसका अभी भी रेलेवेंस है, बट जहाँ मैं रहता हूँ गुड़गांव में, वहाँ के अगर मैं यंगस्टर से बात करूँ तो बहुत कम बच्चे उसमें ऐसे होंगे जो उसको एक एस्पिरेशनल करियर समझेंगे। हमारे टाइम में एनडीए में जाना एक बहुत बड़ी बात होती थी, है ना, एक मूड था, वो अब बहुत कम मिलेगा तुम्हें शायद अर्बन यूथ में, राइट? आईएएस ऑफिसर बहुत कम मिलेगा। उनके लिए बना मल्टीनेशनल कंपनी में एक करियर, एक ग्लोबल वेस्टर्न कंज्यूमर ब्रांड का ब्रांड मैनेजर बन जाना ज्यादा कूल है, बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। वो भी कम कूल है ना, जैसा अच्छा अब वो भी तुम कह रहे हो कि मैं तो कह रहा हूँ कि जॉब, कोई भी जॉब करना, हाँ, अब कंपैरेटिवली फाउंडर, और ये अर्बन रूरल दोनों, मतलब टाउन बी सी डी सब में करेक्ट। तो ये जर्नी है, देखो आईएएस ऑफिसर को रिप्लेस किया ब्रांड मैनेजर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, उसको अब रिप्लेस कर रहा है सम 4 लेटर्ड एक्रोनिम का स्टार्टअप फाउंडर होना, है ना। आई थिंक इसको अगर हम सिर्फ वाई इट इज कूल वाले लेंस से इन्वेस्टिगेट करें, मतलब कल्चर सोसाइटी के लेंस से इन्वेस्टिगेट करें, तो हर सोसाइटी का, हर कल्चर का एक टाइम पे एक मूड होता है जिसको हम ज़ाइटगाइस्ट करते हैं, और एक मिथ से आता है। और आई थिंक 20-30 साल पहले जो मिथ था, जो प्रेस्टीज मिथ था, जिससे लोग समझते थे कि प्रेस्टीज आती है, वो स्टेबिलिटी से आती थी, एक ग्लोबल सिटीजन होने से आती थी, है ना, एक ग्लोबल पोर्टेबिलिटी से आती थी, दैट द इंडियन पासपोर्ट इज आल्सो नाउ वेरी सेक्सी। एक सर्टेन वे में इंग्लिश बोल के हम भी जाके लंदन में यूनिलीवर के बोर्ड रूम में ब्रांड की बातें कर सकते हैं, माने हम भी कहीं ना कहीं ग्लोबल सिटीजन और एक्सेप्टेबल हो गए हैं। ये जरूरी था लोगों के लिए, ठीक है। और ये जरूरी क्यों था? क्योंकि उसके पहले के जो 20-30 साल थे, 70s एंड the mediocrities of the 80s and the economic downturn of the late 80s etc, तो उसने नेशन को डीमोटिवेट कर दिया था, है ना। उस समय मूड नेशन का डीमोटिवेशन का था। सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीते थे हम, उसके अलावा देयर वाज वेरी फ्यू ब्राइट स्पार्क्स एंड पोस्ट इमरजेंसी एरा था। तो आई थिंक दिस होल नैरेटिव की बाहर जाना है, दुनिया में कुछ आइडेंटिटी सीख कर रहे थे हम लोग। आई थिंक अ मल्टीनेशनल कंपनी वाज अ ग्रेट मार्कर ऑफ दैट आइडेंटिटी, एंड गेटिंग अ जॉब विद इन दैट मल्टीनेशनल कंपनी वाज अ ग्रेट साइन
of you having achieved that. तो जो मिथ होता है किसी कल्चर का किसी समय, वो इट्स नथिंग बट द कलेक्टिव एंजाइटी ऑफ दैट कल्चर. ऑल ऑफ अस फील दैट सेम एंजाइटी, और उसका जो एंटीडोट होता है वो सब लोगों को बड़ा एस्पिरेशनल लगता है, और वो चेंज होते रहता है. अब वो हो गया, अब वो सारे एक जनरेशन ने मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर ली और थोड़े बहुत पैसे बना लिए, अब उनके बच्चे जॉब ढूंढ रहे हैं. ठीक है, नॉट नेसेसरली टॉकिंग अबाउट स्मॉल टाउन्स, बट वही मूड वहां भी चला जाता है ना. मूड प्रोड्यूस यहाँ होता है और इंस्टाग्राम से वहां चला जाता है, सोशल मीडिया से वहां चला जाता क्योंकि है, अब रीच इंस्टा की हर जगह है, हर जगह है. तो अब यहाँ के जो बच्चे हैं उनका मूड, कई सारे उसमें अमेरिका में जाके पढ़ लिए, यूके में पढ़ रहे हैं, न्यूयॉर्क में पढ़ रहे हैं, वापस आ जाते हैं. अब उनके लिए ये सोशल आइडेंटिटी और हम भी इक्वली ग्लोबली वाइट हैं, वो उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं उनके लिए, है ना, क्योंकि दे डोंट सी देमसेल्व्स थ्रू दैट लेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. तो इनके लिए जो नया लेंस है वो आई थिंक, एंड ग्लोबल भी है ये, शायद ये ज़ाइटगाइस्ट शायद ग्लोबल भी है, इज मोर अबाउट एजेंसी. लाइफ अब ज्यादा सिनेमैटोग्राफिक हो गई है, राइट. दिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, एजेंसी दिखाना बहुत जरूरी है, ठीक है. और वो एजेंसी दिखाना, एजेंसी यानी कि एजेंसी मतलब आपने क्या किया, आपने क्या प्रोड्यूस किया. बीइंग अ पार्ट ऑफ समथिंग इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज यू डूइंग समथिंग, यू प्रोड्यूसिंग समथिंग. एजेंसी, आपके हाथ में क्या एजेंसी थी, वो ज्यादा जरूरी हो गया है. बिकॉज अब जो कलेक्टिव एंजाइटी या कलेक्टिव स्ट्रेस सोसाइटी में है, वो पहचान की ज्यादा है कि आप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं. आई थिंक दैट एक्सप्लेन्स व्हाई थिंग्स बिकम सेक्सी एंड व्हाई थिंग्स आर cool and why things are and not. being founder is Why being founder is cool, and maybe being something else 10 years later will become cool. So a culture and a nation and a society keeps going through these phases. पर हर phase में एक नई चीज लोगों को cool लगेगी. And do you think this is right? जैसे अभी किसी की काम करने के लिए को थोड़ा छोटा दिखाते हैं, just being founder is the thing बोलते हैं. अब इसमें right wrong क्या है? Obviously it is not right to the person who is being subjected to that judgment and that harassment. Of course it's not right. नहीं, harassment नहीं. जैसे for me, I remember जब मुझे पहली बार जॉब मिली थी किसी कंपनी में और वो हमें टैग मिलता था, बहुत खुशी खुशी पहना था वो आईडी कार्ड कहते थे उसको, बहुत खुशी खुशी पहना था वो आईडी कार्ड. और अब कुत्ते का पट्टा लगता है क्या? नहीं, मेरे लिए तो अभी भी बहुत वो खुशी की बात है. बट मुझे लग रहा है कि जैसे आपने इंस्टाग्राम कहा, और मैं इंस्टाग्राम पे कई बार कमेंट क्या मैं वो डालूंगा. हाँ, मतलब कि शायद नॉट एवरीवन वुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट. और मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो हम डिस्कस कर रहे थे कि दिस इज नॉट ट्रू फॉर बी टाउन. हो ये जरूरी नहीं कि जो हमारे अर्बन यूथ के लिए हो वही सेम वहां के लिए भी हो सकता है. वहां के लोगों के लिए अभी भी ये एक ऐसी चीज हो जो वो पाना चाहते हो. जैसे अभी बीच में एक मीम चल गया था, एक विशाल मेगा मार्ट के किसी सिक्योरिटी गार्ड ने फोटो डाल दिया था दैट ही इज वेरी हैप्पी फॉर दैट जॉब. और मतलब खुशी की बात थी उसके लिए कि उसको एक सिक्योर जॉब मिली. वो शायद खेती करता होगा या अनस्टेबल इनकम होगी, एटलीस्ट उसको मालूम है कि अब उसको 15,000 20,000 जो भी जॉब मिलेगी. तो अर्बन यूथ के लिए तो एटलीस्ट ये कूल नहीं है. उसकी वजह से हो सकता है कि वहां के लोग भी जो है टाउन बी के इन्फ्लुएंस हो जाएं, और जो उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए या जो उनको एक ग्रोथ के लिए अल्टीमेटली एक सक्सेसफुल फाउंडर बनाने की वजह से वो उसको छोड़ के उस चीज को और रिस्पेक्ट ना करते हुए उसको और कूद पड़े उसमें. आई थिंक भेड़चाल में कूद पड़ना, ये जो ज़ाइटगाइस्ट और जो मिथ ऑफ द कल्चर वगैरह बोला है, इसको एक और तरीका बहुत सिंपली बोलने का हो सकता है भेड़चाल. हाँ, कि बिना किसी चीज को समझे कि वो चीज क्यों कूल आ रही है, उसको देख के उससे इम्प्रेस होके उसमें कूद जाना, इसको तो बचपना कहा जाएगा ना. जैसे तुम जब छोटे थे कभी बस कंडक्टर बनना चाहते थे? नहीं. स्टीम इंजन ड्राइवर बनना चाहते थे? मतलब बहुत छोटा रहूंगा तो बहुत छोटे की बात. हाँ, फिर हो सकता है. स्टीम इंजन ड्राइवर बनना चाहते थे, बस कंडक्टर. क्यों? नहीं पता था उसका. बट उसमें क्या ऐसा था जो एक छोटे बच्चे को क्यूरोसिटी थी शायद उस इंजन के अंदर जाके देखने की, या फिर फन था ट्रैवल करने का. क्योंकि छोटा बच्चा बहुत लोनली फील करता है. सब चले जाते हैं, उसको बोलते हैं तुम घर पे बैठो. ठीक है, पूरा दिन भर समर हॉलीडेज में याद करो
घर पे बैठना पड़ता था कूलर के सामने, पानी भरो फिर बैठे रहो, फिर शरबत पियो, समोसा खाओ, सो जाओ, है ना। ऑल ऑफ अस डिडंट वेर नॉट ब्रॉट अप इन प्लेसेस जहाँ पे यू हैड एक्सेस टू कि दौड़ जाओ बाहर और खेत में चले जाओ और काफी कंट्रोल्ड हो जाता था, स्पेशली अर्बन सिटीज में लाइफ काफी कंट्रोल। तो लाइफ ऑफ अ चाइल्ड इज वेरी बोरिंग। सोच के देखो, देयर आर आवर्स एंड आवर्स वेयर ही डजंट हैव एनीथिंग टू डू ग्रोइंग अप। अब तो खैर चलो फोन में लग जाते होंगे बच्चे, बट वो बच्चे जब जाके देखते होंगे एक बस कंडक्टर को जो बस में घूम रहा है सुबह से शाम, बड़ा एक्साइटिंग है। तो इट्स अ वेरी इन्फेंटाइल लेंस टू लुक एट योर करियर थ्रू द लेंस ऑफ व्हाट इज ट्रेंडिंग। गलत सही छोड़ो, इट्स वेरी इन्फेंटाइल। आई थिंक इन नॉलेज लाइज पावर। ओके, आई थिंक द एबिलिटी टू सी थ्रू दैट एंड द एबिलिटी टू सी क्यों ऐसा हो रहा है is where there is maturity. तो मुझे लगता है कि खुश रहने के लिए ना वैसे भी भेड़चाल से दूर ही रहना बेटर है, ठीक है। आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील होगा अपने डिसीजंस के बारे में, आप कम हॉलो फील करेंगे। लेकिन करियर के मामले में तो बहुत सीरियस बात हो जाती है। अगर तुम सही में स्टीम इंजन ड्राइवर बन गए होते वैभव, तो सोचो कैसी होती तुम्हारी जिंदगी। लेकिन तुम बच्चे थे, और वैसी बच्चे जैसी हरकत एक अगर 24 साल का बंदा करेगा कि मैं तो फाउंडर ही बनूंगा और अपना ही कंपनी खोलूंगा और कुछ देखेगा नहीं, विदाउट कंसिडरिंग सम ऑफ द अदर फैक्टर्स दैट शुड गो इनटू द डिसीजन अबाउट योर करियर, आई थिंक दैट वुड बी वेरी चाइल्डिश। सो व्हाट आर द फैक्टर्स जो उसको देखने चाहिए? तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है। एक तो उसको क्या देखना चाहिए कि उसको इसमें जंप करना है कि नहीं, और दूसरा कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो फाउंडर मटेरियल है कि नहीं, या फिर उसको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए? पहले तो सीधी सी बात कर लेते हैं, जो ऊपर की बात है आपको उसका उसमें सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके डेप्थ में थोड़ा और घुसेंगे अगर आपको इंटरेस्ट है तो। लेट अस अज्यूम कि 2 ही ऑप्शन है लोगों के पास या तो फाउंडर बने या एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करें या अच्छी कंपनी में जॉब करें। मान लो कि यही 2 ऑप्शन है, ठीक है। ये बिल्कुल गलत सवाल है। अच्छा, इसके अलावा हजारों ऑप्शन होते हैं लोगों के पास, बट 1 मिनट के लिए मान लेते हैं हम भी कहीं ना कहीं इसी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं, ओके। पर इससे पहले और क्या ऑप्शन होते हैं कि ये बाद में डिस्कस करेंगे? नहीं, या तो जॉब करना है या तो बिजनेस करना है। क्यों पॉडकास्ट बनाने वाला बनिए, ना तो फाउंडर है ना आप एंटरप्रेन्योर है। नहीं, चलिए सेल्फ म्यूजिशियन बन जाइए। हाँ, म्यूजिशियन नहीं, म्यूजिशियन बनने को आप फाउंडर बनना नहीं कर सकते, म्यूजिशियन फाउंडर नहीं है। या किताब लिखने लगिए, या ग्राफिक नॉवल लिखिए, या पान की दुकान खोल लीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए वो तो, पान की दुकान खोल 4 खोल लीजिए, 2 एम्प्लॉय रख लीजिए, फाउंडर बन जाएंगे, है। या कॉफी शॉप खोल लीजिए, या स्कल्पचर बनाने लग जाइए। पर ये सिंगर और स्कल्पचर तो हर कोई करना चाहता है सर, पर पैसा कहाँ है इसमें? क्यों पैसा नहीं है? अरिजीत सिंह को इतना पैसा मिल गया कि उससे पचा नहीं आप कह रहे पैसा नहीं है। नहीं, पर एवरीबॉडी वुड वांट टू, इफ देयर पहली बात तो इसमें आई थिंक कोई हास्यास्पद लगती है बात कि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मुझे तो हास्यास्पद की ये बात लगती है कि 2 ही ऑप्शन कैसे हो सकते हैं लाइफ में। अगर आप देखिए, yes, but if you look at the money that the GDP is producing and the money coming through service income, what percentage of it will be through corporate careers and salaries earned by founders? Less than 2% or 3%. चलो 5% बोल देते हैं on the higher side. That means in the service industry, 95% of the wealth is being generated through other forms of employment. So first of all, it is wrong. But yes, in the public consciousness, these may be the 2 most celebrated career options. So let us indulge ourselves in that for a while, and maybe through investigating that we may find some thoughts about how it can be applied to other things as well. Okay, so let us talk about it. ठीक, देखिए, और मेरे से आप पूछ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं शायद मुझे इन दोनों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी है, थोड़ा सा। फाउंडर का तो बहुत कम एक्सपीरियंस है, हम तो जुम्मा चुम्मा अभी भी आए हैं एज दे से, बट हाँ, कॉर्पोरेट करियर का थोड़ा काफी लंबा एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे लगता है कि पर्सनालिटी टेस्ट से ज्यादा है ना, ये एक टॉलरेंस टेस्ट लगता है मुझे कि आप किस चीज को ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं। बिकॉज जो बाहर से दिखता है और जो अंदर होता है उसमें भी एक गैप होता है। आपने जैसे हमारे साथ काम किया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आए, है ना, आपको जमा नहीं, आपने किया कुछ टाइम फिर आपने छोड़ दिया। आप उसमें पता है क्या टॉलरेट नहीं कर पाए होंगे
कहीं ना कहीं उसका लैक ऑफ एम्पावरमेंट, कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर, कहीं ना कहीं एक केज में ऑपरेट करना, एक सैंडबॉक्स में ऑपरेट करना, समवेयर दैट वुड नॉट हैव स्पोकन टू योर हार्ट, राइट? तो उसको कितना और कुछ लोग उसको बहुत टॉलरेट कर सकते हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद दैट. व्हाट इज रॉन्ग? Society may call one of those two things as right or wrong, but there's nothing wrong. There are some people who are extremely comforted by structure. If there is no structure in their life, they cannot function properly. And there are some people who don't like structure, who like the idea of doing something new all the time, trying जो भी दिमाग में आया घुस जाए. पॉडकास्ट बनाना है, पॉडकास्ट बनाने लग गए. तुम अगर डंकिन डोनट्स में आके हमसे बोलते कि पॉडकास्ट बनाना है, तुमको बोले है तुम कर अपना रिक्रूटमेंट का काम करो पहले, है ना? अब यहाँ जो मन में आ रहा है कर रहे हो, तो तुमको हम जो मन में आएगा हम करेंगे, वैसे आदमी हो तुम, ठीक है? तो यू कांट टॉलरेट दैट लाइफ. बट अगर तुम ऐसे आदमी होते हु कैन नॉट टॉलरेट लैक ऑफ वैलिडेशन फॉर मेनी ईयर्स, फाउंडर को बहुत टाइम लग जाता है बिल्ड करने में, प्रोडक्ट मार्केट फिट करने में, सक्सेसफुल करने में, बहुत टाइम उसको अंडर द रेडार बैठ के काम करना पड़ जाता है. बड़ा लोनली लाइफ होता है कई बार उसके लिए. कई लोगों की तो गर्लफ्रेंड्स छोड़ देती हैं उन्हें, है ना? बीवियों की, बच्चों की चूड़ियां बेचनी पड़ जाती हैं कई लोगों को, राइट? तो वहां क्या टॉलरेट कर रहे हो तुम? एनोनिमिटी, राइट? नो वैलिडेशन फॉर मेनी इयर्स, स्ट्रेस ऑफ मेकिंग इट और नॉट मेकिंग इट, है ना? एक अलग खुद में एक तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये टॉलरेंस टेस्ट समझना बहुत जरूरी है कि आप किस चीज को टॉलरेट कर पाएंगे. दूसरा मुझे लगता है ये भी जरूरी है कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए, ठीक है? आपको, तुमने फंक्शनल नीड्स की बात की कि उसको इमीडिएटली पैसा चाहिए, यूं चाहिए, ठीक है? तो आपको उस समय क्या रिक्वायरमेंट है, राइट? वो उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? एंड थर्ड इज कि आई मीन व्हाट आर यू रियली, यू नो, व्हाट डू यू गेट योर जॉय आउट ऑफ, व्हाट आर यू गुड एट, राइट? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू एंजॉय डूइंग अगेन एंड अगेन. आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ है, तो ये भी जरूरी है समझना. और ये 4-5 जो चीजें हैं ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है एज अपोज टू फोकसिंग ऑन कि ये मिथ है अभी समय कल्चर का. उसको मिथ देखना बहुत जरूरी है. वो सिर्फ एक माया है, विच इज जस्ट अ प्रोड्यूस्ड आइडिया वेयर द कल्चर इज बीइंग अ फाउंडर. नो, ascribing to any one of these as being जो भी चल रहा है, जो भी चल रहा है उसको रीड करो, उसको समझने की कोशिश करो कि ये क्यों चल रहा है, उसको मोनेटाइज करने की कोशिश करो, बिकॉज सबसे मोनेटाइजेबल तो वही है ना जो चल रहा है, लेकिन खुद उसके विक्टिम मत बनो. क्रिएट कंटेंट rather than क्रिएट कंटेंट अराउंड इट rather than consuming it and becoming one mindless child who wants to become a engine driver. एंड डू यू थिंक लोगों को करके ये चीज ज्यादा समझ में आएगी, और कितना भी समझाते रहते जो और उस तरीके से वो समझ नहीं पाएंगे? जैसे कैसे समझेंगे कि उनको वो टॉलरेंस है कि नहीं जब तक वो एक बार कोई बिजनेस नहीं करेंगे और फेल नहीं होंगे, या उनको वो बार बार उनको लगेगा कि यार ये अब मेरे से नहीं हो पाएगा. जबकि अगर बहुत ज्यादा आप समझाते रहो उनको, किसी को, जैसे अगर आप किसी को जानते हो फॉर एग्जाम्पल, ऐसे किसी को सुन के, और बहुत सारे लोगों को सुन के भी शायद लोगों को वैसे खुद से फीलिंग ना आए, बट अगर आप किसी को जानते भी हो जो आपसे छोटा है, आपका छोटा भाई, और आपसे सलाह लेने आया है, और somebody जूनियर टू यू, और आप उसको समझा रहे हो कि ऐसे देख लो, आइडेंटिफाई कर लो, ऐसे किसी की बात सुन के आता है या एक्चुअली खुद करने से वो फील आएगा? पहली बात तो देखो, हमने ऐसे तो देखना ही नहीं चाहिए कि तुम्हारा काम किसी को कोई चीज समझा देना है, ठीक है? बिकॉज वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइव्स वी लीड एंड वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस वी मेक इन आवर लाइफ. तो पहली बात तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं होनी चाहिए, ये लोड हमें लेना ही नहीं चाहिए, ठीक है? छोटा भाई हो, बेटी हो, बच्चा हो, जो भी हो, ठीक है? एंड ऑफ द डे तुमने तो अपनी लाइफ खुद से ही लीड करी ना, सारे डिसीजंस तो खुद से ही लिए. व्हाई डू यू वांट टू डिप्राइव समबडी एल्स ऑफ दैट जॉय? I think our job should be as people who are in the people space, people in the people space, as professionals in the largely in the employment and competency creation, skill creation, CV writing, helping people to sort of have long, fulfilling and happy careers. I think our job is to talk about the content here, right? And allow people to process it,
Our job here is like during this discussion या फिर people as- like you and me, you know, who are in the people space, who are in the हाँ मतलब मैं तो स्पेशली ये भी बोल रहा हूँ कि with True CV we encounter so many such people where they kind of ask also कि ये So I करें think- या ना so I करें think ऐसे। your job essentially could be to assess that are they being a victim of the myth of the time, or are they people who are, so 3 लेवल के इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर आपके करियर चॉइस के। एक तो है कल्चर का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, सिनेमा जो दिखाया जा रहा है उसका आपके ऊपर इन्फ्लुएंस है, एक आपके आसपास जो चल रहा है उसका इन्फ्लुएंस, ठीक है। कई लोग अपना करियर एक कोपिंग मैकेनिज्म की वजह से बना लेते हैं कि मेरे बाप ने मुझे 12th स्टैंडर्ड में थप्पड़ मार दिया था, मैं इसको दिखाऊंगा कुछ बन के। अब उस कोपिंग मैकेनिज्म के चक्कर में वो गलत डिसीजन ले सकता है। तीसरा लेयर है कि उसकी लाइफ में उस समय क्या फंक्शनल नीड्स क्या है उसकी, what does he actually need, right, to survive, to what are his commitments, what are his तीसरा लेयर ये हो गया। चौथा लेयर हो गया what is he really want from inside, where is the fit, what is he going to so इन ये सब 4-5 चीजें मिला के ही हम किसी को रेकमेंड कर सकते हैं ना कि आपको ये करना चाहिए। तो आई थिंक from a true CV perspective or a skilling perspective or helping people find the right career counseling perspective के अगर आप पूछ रहे हैं, तो आई थिंक हमारा जॉब इन चारों लेयर्स को असेस करने का प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है। देयर कुड बी अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड कॉन्वर्सेशन where we can understand whether he's only coming like a 4-year-old child wanting to be a train driver. And if we see that, we should be able to call it out, right? We should be able to show, our product should be able to show that this is what is really going on. You don't really have a true appreciation of what it takes to be a founder in terms of knowledge. And your motivation seem to be driven by popular notions of this thing. So we could be able to call that out, right? Or show that to a person. We could also, to some extent, I think, help with identifying their inner sort of mode, what's really true to them, what are their real strengths. We can help them identify their strengths. So I think to that level, you can make interventions. लोगों का ईगो भी होता है ना इसमें कि अरे हमको कैसे बोल दिया कि ये भेड़ चाल है, मेरी तो अंदर की आवाज। तो इसको अगर हम एक रैशनल और एक डायग्नोसिस की तरह प्रेजेंट करें तो शायद इसका इफेक्ट बेटर हो सकता है। आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट का जो एक्सपीरियंस होता है वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी हेल्प करता है या नहीं? हाँ, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मुझे तो लगता है कि वो अप्रेंटिसशिप है एक तरह से, बिकॉज एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक चीज़ों को स्केल करना, उनकी ROI को मेजर करना। अगर हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने का एक सिंपल सा मॉडल बनाए, राइट, तो मेरा पर्सनल जो मॉडल मुझे अच्छा लगता है वो है बिजनेस, पायलट एंड लैब। कोई भी चीज़ लैब में पैदा होती है ना, कोई भी नया आइडिया लैब में पैदा होता है, और लैब आपका दिमाग हो सकता है, कोई कॉन्वर्जेशन हो सकती है, कुछ प्राइमरी रिसर्च हो सकता है, कुछ सेकेंडरी रिसर्च हो सकता है, कुछ क्वालिटेटिव टेस्टिंग विद अ फ्यू स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, स्टडीइंग अदर ब्रांड्स ऑफ सिमिलर नेचर अराउंड द वर्ल्ड हो सकता है। तो ये सब लैब एक्टिविटीज होती हैं, राइट। प्रोडक्ट के बनने से पहले जो काम आप करते हो, राइट, फाउंडर्स ये काम, अच्छे सक्सेसफुल फाउंडर्स ये काम बहुत अच्छा करते हैं। उन्हें चीजें दिखती हैं, आइडेंटिफाई करना है ना, उन्हें गैप्स दिख जाता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में दिख जाता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाट मेक्स कंपनी सक्सेसफुल, राइट, दैट्स व्हाट मेक्स एनीथिंग ग्रेट। यू कम अप विद अ आइडिया एंड अ सीड व्हिच इज न्यू दैट नोबडी एल्स हैज सीन, एंड दैट्स द स्टेप 1, लैब। और उसके बाद होता है पायलट। आपने सोच लिया, लेकिन बिफोर यू थ्रो द किचन सिंक एट इट, आप उसको एक हल्का सा टेस्ट करना चाहेंगे, एक POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करना चाहेंगे, प्रोडक्ट मार्केट फिट बोला जाता है वो टेस्ट करना चाहेंगे, एक छोटे से कंटेनर में एक्सप्लोजन करके दिखाना चाहेंगे कि हाँ जी ये चलता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आता है बिजनेस का, जहाँ पे आप उसको स्केल करते हैं, जहाँ पे आप उसकी गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बनाते हैं, ब्रांड क्रिएट करते हैं, कस्टमर्स को एक्वायर करना सीखते हैं, मैकेनिक्स ऑफ स्केलिंग समथिंग सीखते हैं, ऑपरेशंस पार्ट ऑफ इट, the compliance part of it, the talent part of it, the people part of it, the real execution, the scaling of it, execution तीनों में है, ठीक है, but the scaling of it, यहाँ scaling का execution है, यहाँ POC का execution है, और thinking भी एक execution process से ही होता है।
बैठ के सिगरेट पीते रहोगे तो कुछ होगा नहीं ना, उसके लिए भी तो करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूशन तीनों में है, बट द नेचर ऑफ वर्क इज डिफरेंट इन पायलट एंड इन बिजनेस। तो ये पायलट और बिजनेस वाली जो चीजें हैं ये आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाता है कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस। और अगर आप अपने कैटेगरी में करते हैं, मेरा एक फ्रेंड है बहुत अच्छा, उसका नाम है सुदीप घोष, वीआईपी इंडस्ट्रीज का एमडी था, उसके पहले सैमसंगाइट का सेल्स एंड मार्केटिंग हेड ही वाज। सुदीप घोष हम लोग की एज का होगा, अराउंड 50s, एंड एट द दिस टेंडर एज ही स्टार्टेड अ न्यू कंपनी called Uppercase. They make fantastic luggage. Right? Very good quality. अब उसको पायलट और बिजनेस आई एम श्योर बहुत अच्छी तरह से आता होगा, बिकॉज उसने स्ट्रेट अवे बहुत अच्छी कंपनी बहुत शॉर्ट टाइम में गुड स्केल की कंपनी खड़ा कर दी। बट कहीं ना कहीं उस एक्सपीरियंस ने उसको लैब में भी हेल्प किया होगा। वर्किंग इन दोज लार्ज कंपनीज ही वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट, लुक हिम अप ऑन लिंक्डइन, सुदीप घोष नाम है उसका। He would have been constantly thinking about opportunities and all of that. So he must have had that ability also, right? और आइडेंटिफाई भी किया होगा ना उस प्रोसेस के अंदर कि कहाँ क्या मिसिंग है। दिमाग चलते रहा होगा through the career in luggage. Many couple of decades in luggage he spent. That's a good example. Sudeep is a good example. There are so many examples of people who've sort of done that. So I think it's a very important thing, and that apprenticeship for your own business you do in the comfort of a job. Get paid also for that Get training. paid also. Get paid also. Yeah, you may not be able to post on Instagram straight away. Yeah. But it has its own benefits for sure. और जो अच्छे एम्प्लॉय होते हैं क्या वही अच्छे फाउंडर बनते हैं? देखो, अच्छे एम्प्लॉय का जो डेफिनेशन है ना, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। जो एक्चुअल अच्छा एम्प्लॉय जिसको हम कहते हैं वो होता है जो एजेंसी दिखाता है। एजेंसी हमने कहा ना कि खुद से किसी चीज की ओनरशिप करके उसको एग्जीक्यूट करना, वो एजेंसी दिखाता है, उसी को हम अच्छा एम्प्लॉय बोलते हैं। जो इनिशिएटिव लेता है, इनिशिएटिव लेता है, जो ओनरशिप लेके करता है, उसको अपना काम लेके करता है, उसी को हम अच्छा एम्प्लॉय कहते हैं। वही अच्छा एम्प्लॉय किसी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में एक बुरा एम्प्लॉय हो जाता है, क्योंकि वो जो बोला गया है वो करना चाहिए, है ना। फाइनली अच्छा एम्प्लॉय और अच्छा फाउंडर में कॉमन चीज यही है कि आपके अंदर एजेंसी, आपके अंदर लोगों को खुद से ओनरशिप लेके उसको पूरा करा देने की क्षमता है या नहीं। दोनों में चाहिए तो वही नहीं, बट लीडरशिप इज मिसिंग ना। कोई जरूरी नहीं क्या हमेशा जिसके अंदर ओनरशिप होती है उसमें लीडरशिप होती है? कोई जरूरी नहीं हो कि उसके अंदर और अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो वो फाउंडर बन सकता है? क्यों नहीं बन सकता है? ही कैन सराउंड हिमसेल्फ विथ पीपल हु कॉम्पनसेट for that lack of founder is, don't think of a founder or a CEO or anybody as the complete solution to the company. He's playing one role in that company, right? And it is wrong to put all the pressure on that one person to do everything. कि बिजनेस भी वही करे, पायलट भी वही करे, लैब भी वही करे, इंटरव्यू देने भी वही जाए, इन्वेस्टर्स को भी वही संभाले। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? Everyone will have some strength and some areas where they need help from others. So if you are a founder who has agency and who has intent and who has the idea and who passes the tolerance test, then and he's not great with people, then perhaps he needs a co-founder who's great with people, and then together they can build a great company. Same thing applies in a company as well. If the CEO has all of these qualities, he needs to maybe hire some team members who compensate for the lack of, let's say, leadership or people skills and so on and so forth. So our question was in the beginning कि क्या एक अच्छा एम्प्लॉय होता है, हम उससे बात कर रहे थे कि जो एक अच्छा एम्प्लॉय होता है, तो हमने बोला कि जो ओनरशिप लेता है वही करेगा। सो फाइनली जो उसका कंक्लूजन है कि जो ओनरशिप लेके काम करेगा, अल्टीमेटली दैट पर्सन इज गोना बी अ गुड फाउंडर आल्सो एंड वुड रन अ सक्सेसफुल बिजनेस। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इनहेरेंट क्वालिटी एक अच्छा कुछ भी होने के लिए है वो सेम है। वो ये है कि आपको अपनी लाइफ की डोर अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, अपने काम की डोर अपने हाथों में लेनी पड़ेगी, और आपको ये विश्वास रखना होगा कि यू आर इनफ, ओके, एंड यू डोंट नीड ओनली एन एक्सटर्नल scaffolding to survive, right? That's a human trait which is required for any successful person.
अगेन आई से फाउंडर और जॉब और ओन बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड, इनका जो डिसीजन है ना, इनके फैक्टर्स अलग हैं। वही 4 फैक्टर है जो मैंने बोला। सोसाइटी किस चीज को कूल मान रही है, आप किस चीज से कोप कर रहे हो अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में, क्या प्रेशर्स आपके ऊपर है, ठीक है, चाची मौसी है ना, फ्रेंड्स, अड्डा फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, उस इनर सर्कल में क्या चल रहा है जो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है। आपकी खुद की फंक्शनल नीड्स उस समय क्या है, आपको क्या चाहिए लाइफ से सरवाइव करने के लिए, एक डिग्निटी से अपनी जिंदगी जीने के लिए उस समय आपको क्या चाहिए। और चौथी है, आप किस चीज को एंजॉय करते हो, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। इनमें से कोई एक चीज अगर हावी हो जाए ना, तो आप इम्बैलेंस हो सकते हो। अब मैंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं वो एक सोशल जो स्ट्रक्चर है उसका भी रोल है, बिकॉज हम एक सोसाइटी में ही रहते हैं ना। कई लोगों को परमिशन ही नहीं मिलता एकदम ब्रेकआउट करने के लिए उसमें से। जैसे अगर तुम अभी एक कुचिपुड़ी डांसर बन जाओ है और राधा वाला डांस करने लगो, तो शायद वो तुम्हारी पर्सनल स्ट्रेंथ से बहुत अलाइंड हो सकती है, बट बाकी जो तुम्हारे 3 लेयर है जो तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो थोड़े हिल जाएंगे। तो दिस इज, I think these are the 4 factors, and it is important for us to understand where a person is coming from and to be able to see it for that. अगर कोई बिल्कुल कोपिंग मैकेनिज्म से आ रहा है कि मेरे फादर फौज में थे, हम भी फौज में ही जाएंगे, लेकिन उसको कुचिपुड़ी डांसर होना था, will he make a good फौजी? I doubt it. किसी ने मुझे इसका एग्जांपल दिया था, या फिर शायद कहीं पे मैंने व्हाट्सएप इंस्टा पे कहीं देखा होगा, दैट समबडी डिड अ वेरी गुड करियर एज अ डॉक्टर, और बाद में ही वाज वेरी सैड बिकॉज ही सॉ समबडी परफॉर्मिंग उसके फेयरवेल पे, एंड उसने बोला कि मैंने जिंदगी बिता दी, बहुत पैसा कमाया, बट मुझे सिंगर बनना था टाइप से। तो आप जो बोल रहे हैं, बट मैं जो आपसे पूछ रहा था वो कंक्लूड करने के लिए, वो मैं इसलिए पूछना चाह रहा था कि जिसको आप अच्छा एम्प्लॉय आपने बताया, और अच्छा फाउंडर भी वही होता है जिसके अंदर ओनरशिप होती है, और एजेंसी जो आपने जिक्र किया, मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे उसको बड़ा बेवकूफ समझा जाता है, या वो बोलता है वो इस तरह की मीम की ये अगर ये करना है तो फिर मैं अपना ना कर लूं टाइप का। अगर पता नहीं आपने शायद देखा है कि नहीं, बट ऐसा जैसे ही आप, अगर मैं बोलता भी हूँ ना, अभी मैं बोल भी रहा हूँ कि अच्छा एम्प्लॉय, अभी ऐसा माहौल सा क्रिएट करा कि किसी को कोई बेवकूफ, बिजनेस ओनर ने उसको बेवकूफ बना रहा है। अब देखो, लेट अस टेक 2 people, राम एंड श्याम। दोनों के अंदर सेम एजेंसी है, दोनों के अंदर सेम एबिलिटी टू टेक ओनरशिप है, दोनों के अंदर सेम एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन और बिल्ड अ स्टार्टअप। ओके, लेट अस स्टार्ट विद बोथ ऑफ देम। ठीक है, एक बंदे ने वो चीज करी एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, ठीक है, उसको एक सपोर्टिंग स्कैफोल्डिंग मिला जहां पर उस चीज को अप्रिशिएट किया गया, तो वहां राइज कर जाएगा वो ग्लोबल सीईओ बन जाएगा उस कंपनी का शायद, राइट, assuming that it's a meritocracy oriented environment, not a toxic culture and all of that, right? तो वो नहीं बोलेगा ऐसा, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं खुद के लिए नहीं कर लेता क्या, क्योंकि उसको मिल रहा है ना जो उसको उससे चाहिए था। और जिसको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां ये नहीं एक्सेप्ट किया गया, उसने सारी जान लगाई ये वो, बट मे बी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स थी या कुछ थी, तो उसको नहीं मिलेगा, रिवॉर्ड नहीं मिला, तो वो बोलेगा कि यार ऐसे तो अच्छा मैं ही ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है। तो एनवायरनमेंट आपको जो वापस देता है इसका भी उसमें रोल, और वो भी आपके करियर को शेप करता है, वो भी आपके चॉइसेस को शेप करता है, ठीक है। लेकिन ये जो इंस्टाग्राम पे आ रहा है वो तो सिनेमा चल रहा है ना, वो कहीं और, उसका रीजन कुछ और है। आप इन टच रहिए ना, आप इन टच रहिए कि आपने इतनी मेहनत करी, लेकिन आपको जो जॉब्स मिले वहां पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, और अब आपको लगता है कि यार अब टाइम आ गया अपनी स्किल्स को आजमाने का, जरूर आजमाइए। लेकिन आप अगर एक कॉर्पोरेट करियर में हैं जहां पर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है और आप फाउंडर की टॉलरेंस टेस्ट फेल कर रहे हैं, तो बिकॉज वो सिनेमा देखा है इसलिए जोश में आके फाउंडर मत बन जाए। A CEO, you've been into that role. So is being a CEO or head of that business is similar or same as being a founder? नहीं, आई थिंक कुछ बहुत फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं, ठीक है। स्पेशली you know, if you're a sort of CEO or a senior person in a large company, and you are founder of a small company, I think a lot of it is, you know, the roles are very different. I think CEO of a large company, structure, growth, people, I think एक बनाई हुई चीज को आगे लेके चलना, of course there is an element of reinvention in that also,
ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक मेंटेनेंस जॉब कर रहे हैं, कई हम्म। कंपनीज ट्रांसफॉर्मेशन मांगती हैं। हम्म। तो वहाँ के जो सीईओज होते हैं, वो सक्सेसफुल सीईओज होते हैं, वो जिस डायमेंशन पे कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन मांग रही है उस डायमेंशन पे उसको ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं। देते। कभी कॉस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन मांग रही होती है हम्म। कंपनी, कभी प्रोडक्ट रेलेवेंस की ट्रांसफॉर्मेशन मांग रही होती है, हम्म। और उस स्किल सेट का सीईओ हायर किया जाता है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर ब्रांड ऐसा है जो अब फडी डडी हो गया है, बुढ़ा गया है, हम्म। then you will perhaps hire a CEO who has a strong consumer bent of mind and who can reinvent the brand, right? अगर आपकी कंपनी ऐसी है जो डिजिटल डेवलपमेंट्स की वजह से इरेलेवेंट होती जा रही है, then you will bring somebody with that skill set, right? तो सीईओ के केस में एक स्किल सेट, एक ट्रांसफॉर्मेशन The एलिमेंट भी होता है, requirement of the business. रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस भी होता है, बट लार्जली एक एक जहाज को और तेज और एक डायरेक्शन में ले जाने का काम Operator. होता है। Would you say I operator? would not say operator. I would say it's a combination of operations and vision and direction and transformation. All of the people How becomes is it different from being a founder? being a founder in a small company. I think other faculties are very important. है ना, being a founder in a, पहले तो tolerance test मैं बार बार बोलता हूँ कि आप वो झेल सकते हो कि नहीं झेल सकते हो, है ना। वैलिडेशन नहीं मिलेगा, एनोनिमिटी में काम करते रहोगे, अंडर द हुड डाल के काम करोगे, ठीक है। कई लोग जो सीईओ बनना चाहते हैं ना, उन्हें वो ये नहीं कर पाते, ये टॉलरेंस टेस्ट पास नहीं कर सकते। और ये टॉलरेंस टेस्ट 1 साल का होगा, 2 साल का होगा, 5 साल का होगा, 10 साल का होगा, बोल नहीं सकते, ठीक है। कितने भी पॉडकास्ट कर लो पैसे दे दे के वो होल फिल होगा नहीं, है ना। वो आपको टॉलरेंस टेस्ट देना ही पड़ेगा, है ना। दैट इज अ प्राइस। तो उस बात को 1 मिनट के लिए साइड में रखते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ आई थिंक सीईओ का तो हमने डिस्कस कर लिया, व्हाट आर द स्किल सेट्स और व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज होती है कि एक नई चीज का निर्माण करना ना, इट रिक्वायर्स डिफरेंट फैकल्टीज। जो चीज है ही नहीं उसको इमेजिन करना, उसको टेस्ट करना और उसमें बिलीफ होना। अब देखो, तुम एक पैराडॉक्स बनाते हैं, फाउंडर्स पैराडॉक्स बताते हैं। अगर जो चीज ऑलरेडी है तुम उसी को करोगे तो सब लोग बोलेंगे कि हाँ ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, बट वो इसलिए बोलेंगे सब बहुत अच्छा आइडिया है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने उसको देख लिया है किसी तरह से। अगर ये बात सही है तो फिर ये क्यों चलेगा, है ना। या तो तुम्हारे पास कोई उसको स्केल करने का आइडिया होना चाहिए, या समथिंग डिफरेंट, समथिंग इन द बिजनेस मॉडल होना चाहिए, फिर उस पे लोगों को बोलना चाहिए ओह ये तो कभी नहीं सुना है। अब इसमें विश्वास रखना और इसमें इरैशनली लगे रहना ना, ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट मुझे लगता है कि एक फाउंडर की है। अब एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में ना किसी एक बंदे का विश्वास उतनी मायने रखता नहीं है, बिकॉज वो कलेक्टिव सब लोगों को डेमोक्रेटिकली जब तक नहीं समझ। एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक है वैभव, इफ यू लुक एट दी लास्ट 50-60 years, right, you will find that almost no great consumer brand has been created by a company. 50-60 years. Almost every great consumer brand has been created by an individual and then bought by a company. Okay. इसका मतलब something in a corporate environment prevents new things being produced. अच्छा, उसको खरीद लेंगे हम लोग बहुत जल्दी से, जब वो थोड़ा सा बन जाएगा तो large company will say, oh that little package, I don't want to name any brands here, but all these brands you will see are brought by a bigger brand and then it's scaled up. So it's probably a conversation for another day. We can go deeper into this subject, but perhaps the creation of something new is a human faculty and not a collective mechanism faculty. Perhaps. And I think therein, I'm now, I think without wanting to, I'm adding to that zeitgeist. सिनेमा में और मैंने मसाला डाल दिया, अब 10 लोग और बोलेंगे हम तो फाउंडर ही बनेंगे, मतलब हम तो नहीं करने वाले। I've suddenly made it sexy again. Yeah. So apologies for adding to it, but I think वो एक बात है कि जो फाउंडर, अगर उसके अंदर वो बात है, then you उसकी कॉलिंग है, उसको करना चाहिए। नहीं भाई, टॉलरेंस टेस्ट भी पास करना है ना, ठीक है। आपकी जो इमीडिएट नर्चरिंग एनवायरनमेंट है उसका भी तो देखना है, आपकी फंक्शनल नीड्स जो है उसका भी तो देखना है, आपकी स्किल सेट्स भी वो एक डायमेंशन है। देखो, और ऐसा नहीं है कि किसी में है किसी में नहीं है,
तुम उस किसी सीईओ को तुम उसमें डाल दो फाउंडर एनवायरनमेंट में, शायद वो रोल प्ले करने लगेगा, अपने उस फैकल्टी से टच में हो जाएगा। तुम फाउंडर को सीईओ बना दो, वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल फैकल्टी से टच में आ जाएगा। तो इसको ऐसे इनेट बना के रिड्यूस कर देना इज ऑल्सो सिंप्लीफिकेशन, राइट? ओवर सिंप्लीफिकेशन। इट्स अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दैट ये itself could be a topic of a very long discussion, so Which one? we'll not go deep which into one? this Which one? कि किसी भी कंपनी ने in past हाँ, years वो तो बहुत brand नहीं किया, individual नहीं ये तो किया। ब्रांड और मार्केटिंग प्रोडक्ट अलग हाँ, वो conversation बड़ा अलग कन्वर्सेशन, बट वेरी इंटरेस्टिंग चीज है ना? वेरी इंटरेस्टिंग। Okay, so while we are talking about this, you have worked in both Indian MNC and international MNC, और खुद का भी अभी आप you have created a brand. So अगर हम बात करें इंडियन MNC में और बाहर ग्लोबल हाँ। MNC में, क्या डिफरेंस है वर्क कल्चर में? और आई थिंक इंडियन कंपनीज में एट वन लेवल ज्यादा एम्पावरमेंट फील होता है। इंडियन MNC में? अच्छा इंडियन कंपनीज में अच्छा एक सीनियर लेवल में ज्यादा एम्पावरमेंट फील होता है। आपको एक छोटे स्टेक होल्डर ग्रुप को मैनेज करना होता है। Sometimes you have to manage one or two people and be aligned with them, and the sense of power that you can get from that is immense. In a multinational company, stakeholder management, wide set of people, managing them is a more important skill, and one can feel less autonomy in that environment. What I'm telling you is a very sort of it need not apply to every Indian company, and it need not apply to every multinational company, but generally that's what people say is the difference between both of them. global brand and Indian MNC or Indian company versus multinational company. So we're talking about that empowerment और freedom. आपको corporate life में या entrepreneurship में किस में you felt the real freedom? अब देखो, एंटरप्रेन्योरशिप में तो जब तक आप पैसे नहीं उठा लेते हैं मार्केट से, तब तक तो आपका ही पैसा है, उसको आपको जो करना है कीजिए। सो ऑब्वियसली देयर इज नो फ्रीडम व्हिच इज comparable to that. But then once you start to raise money and once you become accountable to your shareholders, even entrepreneurship can be an extremely restrictive place where you have very little freedom. So ऐसा नहीं है कि entrepreneurship में freedom ही freedom है और corporate life में कोई freedom नहीं है. On the contrary, कॉर्पोरेट में अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप सक्सेसफुल हैं, तो आप अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कर लेते हो जहां पर आप बहुत फ्रीली ऑपरेट कर सकते हो। सो आई थिंक फ्रीडम डजंट कम फ्रॉम कॉर्पोरेट और एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीडम कम्स फ्रॉम सक्सेस। इफ यू सक्सीड, इफ यू क्रिएट वैल्यू, इफ यू हैव विंस, that is what buys you space and that is what buys you freedom. Okay, and then if you start to take it down, if most of the things that you're doing are not working, if it's your own money will run out, uske baad kaun sa freedom? Yeah. And similarly in a corporate environment there will be a sort of review and accountability mechanism which will take your freedom away if you're not doing well. Yeah, so freedom doesn't come from the type of job that you do. Freedom comes from outcomes, right? And also freedom comes from in your own mind, how you operate, right? Do you feel free or not, right? When you felt you have arrived? I think I felt arrived when in my B school I got the job during placement. Don't tell me, seriously? Yeah, that is the day I felt I have arrived, because जो मेरी लाइफ का आई थिंक मेरी 3.5 लाख रुपए की जॉब लगी थी, राइट? बट उस टाइम पे बड़ी चीज जो भी थी, बट 3.5 लाख कितना हुआ पर मंथ? 3.5 लाख इज अराउंड 27-28 30,000, 12 3 36, 30,000 हुआ ना पर मंथ की जॉब लगी मेरी। और मेरा पॉकेट मनी 1,000 रुपए था। 1,000 रुपया वुड बी इक्वल टू 10,000 रुपीज ऑफ टुडे, आई थिंक, एंड 30,000 अ मंथ वुड बी इक्वल टू 3 लाख ऑफ टुडे, और मे बी समथिंग एटलीस्ट 1 लाख और 1.5 लाख और थोड़ा सा उससे ज्यादा ही होगा। मुझे याद है पेट्रोल 4 रुपए का था, गोल्डफ्लेक की सिगरेट 50 पैसे की थी, तो अब नहीं पता कितने की है, बट ऐसे ही कुछ था। तो मेरे लिए तो 130x का जंप हो गया ना। मेरी डिस्पोजेबल इनकम 30x तो कभी किसी मोमेंट में जंप नहीं हुई है। उसके बाद जो जंप्स मिले वो 50%, 20%, 10%, -5%, +30%,
ऐसे ऐसे लाइफ चलती गई, बट 30 तो दैट्स द टाइम That's the time you felt that you were. दैट्स द टाइम आई फेल्ट आई अराइव्ड एंड बिगेस्ट एंजाइटी जो तो मेरी थी मेरी लाइफ में कि मेरा क्या होगा बे, है ना। हम यंग मेन इन इंडिया को Yeah. ऐसी एंजाइटी में मार देते हैं उनके अर्ली 20s में ना, तो उसका रिलीज जो था वो बहुत बड़ा मेरे लिए एक मोमेंट था। So, why you started, I would not say so late, or why you started your own business now? सो वही 4 चीजें मैंने बताई आपको, हमेशा होती हैं हम्म, आपके लाइफ में, हमेशा वो 4 चीजें होती हैं। हम्म, एक मूवी क्या चल रही है, हम्म, एक आप किस चीज से डील कर रहे हो, हम्म, एक आपकी नीड्स क्या है उस समय, और हम्म, एक व्हाट यू आर गुड एट। हमेशा ये 4 चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। हम्म, और आई थिंक मैं अपने अगर करियर को देखूं, ऑलमोस्ट क्लोज टू 30 इयर्स ऑफ करियर, तो इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, और ये चारों चीजें तुम देखना कैसे शिफ्ट होती जाएंगी। तो जब मैंने अपना फर्स्ट स्टार्ट किया करियर, फर्स्ट 7-8 इयर्स आई थिंक अप्रेंटिसशिप था, जहाँ हम सीख रहे हैं करना, और उसमें मुझे बहुत मजा आया। क्यों? क्योंकि जो मूवी चल रही थी उस मूवी में ही हम खेल रहे थे कि एमएनसी जॉब करना ही हमारे टाइम्स की Yeah. सबसे बड़ी बात थी। एंड आई स्टार्टेड माय Right. करियर, आई वाज ब्लेस्ड टू वर्क विद एन अमेजिंग टीम एट वर्लपूल। तब वर्लपूल नई नई कंपनी आई थी। अच्छा। उसके बाद मैं कैडबरी में गया, वो भी एक वैसी ही टिपिकल Yeah. एमएनसी। तो इन सब में मैंने काम किया, बहुत लर्निंग थी। तो मेरा वो बॉक्स भी टिक हो गया, Yeah. मूवी वाला बॉक्स, MNC. एमएनसी। दूसरा जो मेरी खुद की जो आई थिंक नीड्स थी कि हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है, इंजीनियरिंग भी कर ली, एमबीए भी कर ली, बट रियल स्किल्स ले रहे हैं हम। तो मुझे वो है काफी उसमें वो हो रहा था, पैसे भी अच्छे मिलते थे। तो जो मेरी इमीडिएट नीड्स थी, शादी हुए, बच्चे हुए, ईएमआई पे घर लिया, ऑल ऑफ दैट वाज बीइंग मेट। बट हाँ, समवेयर इज इट अलाइंड टू माय रियल स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट माय हार्ट वांट्स, वो क्वेश्चन आया ही नहीं कभी, बिकॉज पहले 3 इतने हावी थे, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेज ऑफ माय करियर आई थिंक वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट वन, एक्सटर्नल मूवी, सीनियर लीडरशिप रोल्स, एंड यू नो कि भाई लाइफ में कुछ बनना है ना। तो यू आर गोइंग फ्रॉम वन सीएमओ, सीईओ, ग्लोबल दिस थिंग एंड ऑल ऑफ दैट। आई एम नॉट सेइंग आई वांटेड इट, बट नाउ व्हेन आई रिफ्लेक्ट बैक आई एम सेइंग परहैप्स वो कहीं उस ना समय कहीं, पता नहीं चल रहा था। उस समय कुछ नहीं पता। उस समय तो आपका नेचुरल एम्बिशन था। नहीं तो उस समय क्या चल रहा था? उस समय चल रहा था कि ये चाहिए हमें, दिस मीन सक्सेस, पैसा की रोल, both, because पैसा also becomes a signaling of success to you once it is not functionally needed by you. देखो वैसे तो पैसे का कोई एंड नहीं है, बट एक बेसिक नीड्स खत्म हो जाने के बाद फिर देन पैसा becomes a way of measuring your worth, कि आप मुझे इतनी अगर सैलरी नहीं दे रहे हैं तो आप मेरी वर्थ रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं ना ऐसा, तो आप तो फिर मेरा एक्सपीरियंस है। सो आई थिंक बोथ, बट आई थिंक मोर द रोल, मोर पावर, मोर विजिबिलिटी। तो आई थिंक वो सेकंड हाफ में काफी रहा, एंड इट gives you a lot of kick also. दूसरा, that what was it doing to me, I would say not much, वो कम हो गया, ठीक है। और जो तीसरी चीज थी, immediate need भी उतना कुछ इस सेकंड फेज में उतना नहीं था, अब नहीं बची थी, अपनी नहीं बची। और जो आपकी फोर्थ चीज थी, जो आपकी खुद की स्किल सेट्स, आई थिंक वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आने लगा कि वो, अच्छा, हाँ, कि वो रियली आप उससे टच में, पर आपकी रोल में यूटिलाइज नहीं हो रही थी बीइंग अ लीडर। एंड फर्स्ट और सेकंड में कम हो गया, बिकॉज मेरे अंदर मुझे लगता है एक नेचुरल इंक्विजिटिवनेस है, एक नीड फॉर क्रिएटिविटी है, एक छोटी छोटी चीजों के साथ खेलना है, एक मेरे अंदर वो एक, मुझे लगता है नेचुरल मेरी एक स्ट्रेंथ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड तो ये मेरे सेकंड स्टेज ऑफ करियर में, टुवर्ड्स द एंड स्पेशली ऑफ माय सेकंड स्टेज ऑफ द करियर, ये काफी कम होने लगा, बिकॉज और दूसरे लोग ये काम करते हैं आपके लिए, फिर वो प्रोड्यूस करने वाला और वो रियल जो प्रोडक्शन वाला काम है, और जो रियल इंटेंशनैलिटी से चीजों के बारे में सोचने वाला काम है, कुछ और लोग करते हैं। तो अब आई थिंक थर्ड स्टेज की जो शुरुआत हो रही है करियर की, इसमें अगर आप देखो तो तुमसे बात करते करते लग रहा है नया सिनेमा फाउंडर वाला मुझे भी इफेक्ट कर रहा होगा कहीं ना कहीं, बट मैं उसको पहचानता हूँ कि मैं सिर्फ उससे नहीं इम्पैक्ट होना चाहता, बट हो सकता है उसका कहीं ना कहीं सब्लिमली रोल रहा हो, आई डोंट नो। जैसे कि तुमने कहा ना, हमारे एक फ्रेंड से किसी ने पूछा कि अपना क्यों नहीं किया, तो मेरे से भी 100 लोगों ने पूछा होगा, राइट साले अभी हम कर ही देते हैं, है ना। आई एम जस्ट जोकिंग, बट मे बी कहीं ना कहीं वो है। सेकेंड, आई थिंक अपना कोपिंग मैकेनिज्म
ये कॉर्पोरेट करियर ने ही एक अपने अंदर एक बना दिया होगा, एक सेंस ऑफ कि आपने ये नहीं किया, तो शायद उससे आप कोप कर रहे हो। आप नाउ बाय बिकमिंग अ लेट स्टेज फाउंडर, मे बी यू आर कोपिंग विथ दैट होल इन योर थिंग, इन या फिर योर, ये सब भी कर लिया और ऐसा कि ये भी करके दिखाएंगे। आई थिंक जो मेन रीजंस थे ना, जो पहले दोनों रीजंस थे, वो 20 साल 25 साल काम करने के बाद वो अब नहीं रहे। So the fire, that the career was fueling, that fire is not burning anymore. Now the fire that has started to burn is more to produce, to indulge yourself and indulge yourself through your work and achieve your intellectual potential. कहीं ना कहीं मेरे लिए वो ड्राइवर जो लास्ट वाला है, जो फोर्थ वाला है, और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे करियर के बिगनिंग में मैं इस फोर्थ वाले से ज्यादा इन ट्यून रहता rather than the first one which was the movie that was being seen, तो क्या होता, कुछ और ही हो सकता था। बट उसका मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। हर टाइम पे उसकी एक वैल्यू थी। उन चारों डायमेंशन में से अगर आप किसी एक डायमेंशन को हावी होने दोगे ना, तो आपको फिर टॉलरेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा बहुत बड़ा। और मैं तो यही कहूंगा कि इसको समझना जरूरी है कि चारों चीजें, और सिर्फ किसी एक से ब्लाइंडली, अगर आप पहले वाले को सिर्फ जो मूवी दिख रही है, जो ज़ाइटगाइस्ट है, जो मिथ ऑफ आवर टाइम्स है, सिर्फ इसको फॉलो करोगे तो याद रखना इंजन ड्राइवर बन सकते हो, ठीक है, कंडक्टर बन सकते, या कंडक्टर बन सकते हो, उससे बचो, ठीक है। अगर सिर्फ आप अपने कोपिंग मैकेनिज्म को फॉलो करोगे, यू मे फाइंड योरसेल्फ इन अ जॉब दैट यू हेट, ओके, दैट फादर हु हैड स्लैप्ड यू इज नॉट स्लैपिंग यू एनीमोर, यू डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू द वर्ल्ड एंड यू आर स्टक इन अ रॉन्ग जॉब। सिर्फ अपनी नैरोली, अपनी नीड्स, अपनी फंक्शनल नीड से डर के अपने करियर को बिल्ड करने की कोशिश करोगे, तो बी केयरफुल, यू मे बी सिटिंग इन अ पान शॉप एट द एज ऑफ 60। और सिर्फ अपनी अंदर जो इनेट स्ट्रेंथ है, सिर्फ उसी को चेज करोगे, बहुत अच्छी बात है, बट फिर बी केयरफुल टू पास द टॉलरेंस टेस्ट, नहीं तो डिससेटिस्फाई हो जाओगे। तो आई थिंक चारों चीजें रहती हैं, चारों का एक रोल है, किस समय कौन सी हावी है आपके ऊपर, कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी असेसमेंट कीजिए और अपना करिए, उस हिसाब से आप आर्टिकुलेट कीजिए। सो सर, लास्ट क्वेश्चन ऑन द रिकॉर्ड, इफ यू गेट I don't know what's a good amount for you, but if say you get an offer of 20, 30, 40, 50, 100, whatever is the good, क्या आप दोबारा 20 what? मतलब 20 करोड़, 40 करोड़, 60 मतलब करोड़, कहीं ना कहीं तुम्हारा assumption है कि 20 करोड़ से तो कम ही मिलता रहा होगा इसको। नहीं, मुझे नहीं कह रहा कि 20 से नीचे तो कोई बात करने आई ही ना, दूर दूर का अच्छा। सवाल है, पर मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई 40, 50, 60, चलो 40-50 इज अ बेटर नंबर। हाँ, yes, हाँ, 20 करोड़ में तो मैं नो बोल दूंगा। 20 करोड़ में आप लोग बोल दिए, बट 40-50 करोड़ कोई ऑफर करेगा तो आप करोगे जो दोबारा जॉब देखो, ऑब्वियसली जॉब ऑफ कोई 50 करोड़ देगी, 50 करोड़ का अगर कोई जॉब दे रहा है तो यू नो एट दैट लेवल you are basically being paid for your judgment, right? But the question is, for your judgment, are you paying with your life or not, right? So the only question is that job a very expensive cage, or is it a platform that is large enough, that is significant enough, where you can create impact, where you have autonomy, where you have space, where you can, you know, really shape something in the world. Because I think at some point it's also not about these four things. At some stage it can also become about the dent that you can make in the universe with something, right? So to me, I think my next stage of in my life, those things are far more important. Creating an impact. Yeah, so I think make a difference and have like real impact. So I might do that job for 1 crore also. Why 50 crores? If there is an opportunity to really make a very significant difference to something, or to create something very meaningful, something that I really believe in. So I may say no to a 20 crores job, and I may say yes to a 1 crore job, because I think the factors are now very different from what they were. And I was about to end this with this previous question, but अभी अचानक से मुझे लगा कि I should want to know, क्योंकि आपने impact की बात की है, what are you doing now and what are you trying to do? So now I have basically embarked on a journey which sort of a lot of people call a plural career, right? I think that's a very technical way of saying it. For me, the way I'm saying it is that I'm embarked on a journey where I'm trying to be in the now, and I'm doing things which I'm enjoying doing right now,
and I'm Mm. doing things which are sort of letting me be open to anything that comes in my environment. So the way to think about it is I'm not running behind anything, but I'm standing in the river with a net in my hand. Okay, and I'm not running behind the fish, but the fish are coming and falling into the net. So I have a consulting firm called 9 Grain Consulting. It's a small consulting practice where I help consumer brands with themes of growth. Some of them are not consumer brands. One of them is actually a B2B brand, but mostly help them in areas of growth, leadership, team, culture, product. Those are the areas, strategy, mentorship to founders and all of that. So that's one that takes about half of my time. And the other half of my time, I'm working with 3 co-founders and building 3 brands at the same time, right? There, I'm not involved in operational level, Day to day, but I'm working, as an investor, as a strategic partner to those founders. So one is TNT Motorcycle, where I'm working with 2 wonderful co-founders who are building very high quality motorcycles, custom motorcycles. So we're looking to scale that brand. Another is a small coffee shop type of brand that we've just started. It's called Soul Station Cafe. We've opened our first store in Gurgaon, and we're looking to open a few more. Again, that I'm doing with another wonderful co-founder who's been a colleague of mine. And the third is a small resort in Uttarakhand. It's called Friendship Lane. Again, another co-founder who's my friend from B School. So working with people I trust, working with people I like as co-founders in these 3 businesses, and there could be more also going in the future. All 3 of them are things which I enjoy doing. Right? They are things where my skill set, my ability to produce concepts, my ability to innovate and create are. I feel like a painter who's able to express himself. Right? At the same time, I'm leveraging my experience to run my consulting organization and generate value for others. So yeah, that's what I'm doing. I've been in this journey for less than a year now. It will be close to a year soon. And loving it. Let's see where this goes. All right, sir. All the best for your journey. And thank you so much once again for sharing your thoughts. It was amazing. I'm sure people who would watch now and in the future would learn a lot from this. And thank you so much for giving us your time. Thank you for having me. Thank you. तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको इस बार का एपिसोड काफी पसंद आया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so hit the subscribe button, and for resume writing and LinkedIn makeover, log into truecv.com. मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए keep learning, keep growing.